में 366, 366 नंबर जो आर्टिकल है वो कहता है कि संविधान के जो शब्द और संविधान में बहुत सारे वाक्यांश हैं, उन वाक्यांशों की डेफिनेशन क्या है, परिभाषा क्या है, उसको बताने के लिए 366 है। तो आपको संविधान के अगर कोई शब्द का अर्थ समझ में नहीं आ रहा है, कोई भी वाक्यांश, उसका जो फ्रेज है, कोई वाक्य का हिस्सा है, उसका मतलब समझ में नहीं आ रहा है, तो आपको 366 देखना पड़ेगा। वहां पर इनकी परिभाषाएं आपको दी हुई हैं। ठीक है। 367 कह रहा है कि संविधान के किसी भी हिस्से का क्या अर्थ लगाया जाए, संविधान के किसी हिस्से का हम क्या अर्थ लगाएं, उसकी व्याख्या। तो जो व्याख्या का काम है, संविधान के किसी हिस्से की जो व्याख्या करने का काम है, वो 367 इसकी व्याख्या की बात करता है। 379 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद कर लेना, भूलने की गलती करनी ही नहीं है यहां से। ये ऊपर वाले जो दो आर्टिकल हैं ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है जितना 379 है, ये ध्यान रखना आपको। तो ये जैसे ही मैंने ऐसे बोला तो आपको ये याद रखना है कि 379 बड़ा काम का है। 379 पहले तो एक मोटे तौर पर आप याद कर लें कि किसके बारे में बात करता है, आखिरकार है क्या 379। ये अंतरकाल अंतरिम संसद या अंतरकालीन संसद एक ही बात है। ये जो शब्द है ना, इंटरिम पार्लियामेंट या अंतरकालीन संसद, एक ही बात है। तो इसको अंतरकालीन संसद बोलो, अंतरिम संसद बोलो, या अस्थायी संसद बोल भी सकते हैं। कि जब तक कि पहली निर्वाचित संसद अस्तित्व में नहीं आई तब तक भी तो देश में कानून का राज तो था ही, तब भी तो कुछ तो ऐसा हमने व्यवस्था की होगी कि वो जो कानून बना सके फिर कानून के हिसाब से। क्योंकि जो पहली नवनिर्वाचित संसद तो 1952 में बनी थी। तो 1952 से लेकर आप ये सोचो, देश आजाद हुआ है 47 में, उसके बाद में 26 जनवरी 1950 को संविधान भी लागू हो गया। तो 47 से लेकर 52 तक देश में क्या हो रहा था? उस समय क्या देश में कानून का कोई शासन ही नहीं था? सब इसका मतलब उस समय जो सरकार अपनी मनमर्जी में जो जी में आए वैसे कर सकती थी क्या? नहीं, उस समय भी था। उस समय भी व्यवस्थाएं थी, कानून भी बनते थे। यहां तक कि पहला संविधान संशोधन तो इसी अंतरकालीन संसद ने किया था, आपने देखा होगा। पहले संविधान संशोधन को आप देखना, पहले संविधान संशोधन में लिखा पहला संविधान संशोधन जो 1951 में हुआ। अब 1951 में तो संसद ही नहीं बनी थी, क्योंकि 51 52 में तो चुनाव हुए, तो 52 में जाके पहली संसद बनी। पहली जो निर्वाचित संसद, पहली जो निर्वाचित लोकसभा राज्यसभा का गठन कब जाके हो रहा है? 52 में हुआ। जबकि पहला संविधान संशोधन तो बिना निर्वाचित संसद ने ही कर दिया था। इसका मतलब पहला संविधान संशोधन कौन सी संसद ने किया होगा? यही अंतरिम जो संसद है ना, इसने किया था। जो टेम्परेरी जो संसद थी उस समय, कानून बनाने के लिए जो संसद थी वो थी अंतरिम संसद, और इसी अंतरिम संसद ने ही पहला संविधान संशोधन कर दिया था। तो आपको ये ध्यान रखना है कि पहली जो निर्वाचित संसद, तो पहली निर्वाचित संसद कब बन रही है? पहली निर्वाचित संसद कब बन रही है? 1952। कब बन रही है? 1952। तो 1952 में जब पहली निर्वाचित संसद बनेगी तब तक क्या ऐसे ही चल रहा है क्या? नहीं, तब तक एक अंतरिम संसद है, तब तक कानून बनाने के लिए एक संसद है। उस संसद को हमने बोला अंतरिम संसद। ये संसद कौन सी थी? ये संसद वही थी जो संविधान सभा थी, वही दो रूप में काम कर रही थी, एक संविधान बनाने का काम कर रही थी और एक दूसरी तरफ ये संसद के रूप में भी काम कर रही थी। यानी कि ये देश के लिए संविधान भी लिखती थी तो देश के लिए कानून भी बनाती थी। इसकी दो अलग अलग बैठकें चलती थी। एक बार ये संविधान लिखने का काम करती थी तो एक बार ये कानून बनाने का काम करती थी। तो ये आपको ध्यान रखना है, संविधान सभा ने ही अंतरकालीन संसद के रूप में काम करना शुरू कर दिया था, जब तक कि पहली निर्वाचित संसद अस्तित्व में नहीं आ गई थी। तो 379 क्या कह रहा है? 379 कह रहा है, इसने संविधान सभा को पावर दिया। इसने किसको पावर दिया? संविधान सभा को पावर दिया कि आप, ये क्या कह रहा है? 379 कह रहा है, संविधान सभा को कह रहा है कि जो आप लोग है ना, आप लोग, जब तक कि ये पहली निर्वाचित संसद बन नहीं जाती, जब तक कि पहली निर्वाचित संसद बन नहीं जाती, तब तक आप लोग, यानी कि ये जो आपकी संविधान सभा है, ये अंतरिम संसद के रूप में काम करती रहेगी। ये जो अधिकार था संविधान सभा को अंतरिम संसद के रूप में काम करने का, ये कहाँ था?
ये लिखा हुआ था 379 में। ये कहाँ लिखा हुआ था? 379 में। तो ये ध्यान रखना है, 379 में क्या लिखा हुआ था। 26 नवंबर 1949 को ही 379 लागू हो गया था। इसका मतलब 379 की कही गई बात अब प्रभावी हो गई थी। और इस संविधान सभा ने एक अंतरिम संसद के रूप में, एक अंतरकालीन संसद के रूप में काम करना शुरू कर दिया। और जैसे ही ये नई संसद बनी, नई संसद 1952 में बन गई, चुनाव हो गए, चुनाव हो गए तो नई संसद का गठन हो गया। जैसे ही नई संसद बनी, बनते ही ये क्या हो गया? निष्प्रभावी, यानी कि बेकार हो गया। अब इसका कोई मतलब नहीं रहा। ये आर्टिकल केवल इसी बात के लिए तो था कि संविधान सभा नई संसद बनने तक एक अंतरकालीन संसद के रूप में काम करती रहेगी। जब नई संसद ही बन गई तो अब 379 का कोई मतलब नहीं रहा, इसलिए ये हो गया निष्प्रभावी। लेकिन ये निष्प्रभावी तो रहा, खत्म थोड़ी हुआ। ये निष्प्रभावी, निष्प्रभावी का मतलब एक तरह से सो गया है, सुसुप्त हो गया है। ये खत्म नहीं हुआ है। खत्म करेंगे 1956 के 7वें संविधान संशोधन से। ये ध्यान रखना, छोटी छोटी चीजें बड़ी महत्व की होती हैं। एक होता है निष्प्रभावी, मतलब अब प्रभाव में नहीं है, लेकिन है तो सही। विलोपित का मतलब है वहां से हटा ही दिया, खत्म कर दिया आपने। तो 7वें संविधान संशोधन जो 1956 में हुआ था, उसके द्वारा इसको 379 को संविधान से हटा दिया गया, खत्म कर दिया गया। अब आते हैं 380 पर। 380 में क्या कह रहा है? 380 बात कर रहा है राष्ट्रपति के बारे में। 380 किसके बारे में बात करता है? राष्ट्रपति के बारे में। तो ये आपको ध्यान रखना है। 380 किसके बारे में? राष्ट्रपति। कि जो पहला राष्ट्रपति का चुनाव जो होगा ना, वो कैसे होगा, शपथ कौन दिलाएगा, क्या होगा, कैसे होगा, ये सारी बातें कौन करता है? 380। तो अब मान लो जब पहले राष्ट्रपति का चुनाव हो गया, 24 जनवरी 1950 को पहला राष्ट्रपति चुन लिया गया। और राष्ट्रपति ने फिर जब जैसे चुन लिया गया, तो चुनते ही उसने राष्ट्रपति पद की शपथ ले ली। शपथ लेने के बाद में उसने पदभार ग्रहण कर लिया, मतलब उस पद के दायित्वों का निर्वहन करने के लिए उसने साइन किया होगा। तो वो हो गया, पदभार ग्रहण कर लिया, उसने पद का कार्यभार संभाल लिया। अब उसने अपने पद पर काम करना शुरू कर दिया। तो ये कह रहा है पहला राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होगा, शपथ कौन दिलाएगा, कैसे शपथ लेगा, क्या कुछ होगा। तो ये पहले राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में है। अब जैसे ही पहले राष्ट्रपति का चुनाव हो गया, शपथ हो गई, उसने काम संभाल लिया, तो बताओ, जब पहले राष्ट्रपति ने काम कुम संभाल लिया, सब कुछ हो गया, तो अब इसकी कोई जरूरत नहीं है। तो हमने इसको भी देखो, 1956 में ये भी गया, ये भी गया। तो 379 गया, 379 गया, 380 गया, 380 भी गया। क्यों? पहले राष्ट्रपति के बारे में ही बात कर रहा था, पहला राष्ट्रपति कैसे बनेगा। जब पहला राष्ट्रपति इसने बना दिया, तो अब आगे का तो इसका कोई लेना देना नहीं रहा। तो बोले अभी इसका कोई काम ही नहीं है, ये बेकार हो गया, बेकार हो गया तो हटा दो उसको। ठीक है। 388 क्या कह रहा है सब? ये कह रहा है जो अंतरिम संसद है ना आप लोगों की, और जो अंतरिम विधानसभाएं, अंतरिम विधान मतलब राज्यों के अंदर, राज्यों के अंदर भी तो चुनाव होंगे, तो चुनाव होने तक वहां पर भी तो अंतरिम विधानसभाएं काम करती रहेंगी, जब तक कि पहली निर्वाचित विधानसभा का गठन नहीं हो जाता तब तक वहां। तो ये कह रहा है जो अंतरिम संसद है, अंतरिम संसद का मतलब पहली निर्वाचित संसद से पहले वाली संसद। और पहले वाली संसद कहां से बनी? वही संविधान सभा को संसद वाली शक्तियां दे दी गई। 379 ने कहा था कि आप ही संसद है अब देश की, अब आपके ही ऊपर है देश, आपको संभालना है, आपको कानून बनाने हैं। ठीक है। अब मान लो जो अंतरिम संसद थी, उसमें भी तो कभी कोई सीट खाली हो सकती है, कोई अपना पद छोड़ सकता है, किसी की मृत्यु हो सकती है, कोई बीमार हो सकता है, कोई भी वजह से पद तो खाली हो ही सकता है। बीमार होगा तो पूछ के तो होगा नहीं। तो ये कह रहा है कि अगर अंतरिम संसद में कोई सीट खाली हो जाए, या राज्यों की अंतरिम विधानसभाओं में आकस्मिक रिक्तियां, आकस्मिक रिक्तियों का मतलब है अचानक से सीट खाली हो जाए। अब अचानक सीट खाली कैसे होगी? आकस्मिक रिक्तियों का मतलब, रिक्ति मतलब होता है वैकेंट होना। आकस्मिक मतलब अचानक से सीट खाली होना। अचानक से सीट खाली कैसे होती है? अचानक मान लो कोई की मौत हो गई, जो अंतरिम संसद में कोई सांसद था, कोई सदस्य था, उसकी मौत हो गई, तो अचानक से सीट खाली हो गई कि नहीं हो गई? या अचानक से वो बीमार पड़ गया,
अब वो अपने काम नहीं कर सकता, तो उसकी सीट खाली होगी। या हो सकता है कि उसके उसको ये लग रहा हो कि नहीं, अब मुझे आगे काम नहीं करना, तो वो खुद भी सीट छोड़ सकता है। तो अचानक से अगर कोई सीट खाली हो जाए तो वो कैसे भरी जाएगी, क्या कुछ होगा, तो उसके बारे में 388 कह रहा था। तो अब बताओ, जब अंतरिम संसद नहीं रही, पहली संसद आ गई है, तो अब इस अंतरिम संसद का कोई मतलब ही नहीं है। ये लो, इसको भी निपटा दिया 1956 में। हो गया। ये भी 356 में गया, ये भी 1956 में गया। अब आ जाओ साहब 391। 391 क्या कह रहा है, राष्ट्रपति जी को पावर दे रहा है ये। माननीय राष्ट्रपति जी को पावर दे रहा है कि आप पहली और जो चौथी अनुसूची है, ये देखो, फर्स्ट एंड फोर्थ, यानी जो पहली अनुसूची और जो चौथी अनुसूची है, तो पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची क्या है फिर। पहली अनुसूची बताती है कि देश का क्षेत्रफल कितना है, देश का नाम क्या है, देश में कौन कौन से राज्य हैं, राज्यों के नाम क्या है, राज्यों के क्षेत्रफल क्या है, उनकी सीमाएं क्या है, ये सब पहले, केंद्र शासित प्रदेशों के नाम क्या हैं, उनके क्षेत्रफल क्या है, कुल कितने राज्य हैं, कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। ये अगर आपको डिटेल से जानना हो, देखो इसका शॉर्ट्स वीडियो मैंने बनाया था, उसमें मैंने जो पहला आर्टिकल मैंने आपको बताया था, तो मैंने बताया था कि देश के अंदर कितने राज्य हैं, उनके नाम क्या है, उनकी टेरिटरी क्या है। ये सब अगर जानना हो तो उसके लिए हमें कौन सा देखना पड़ता है, फर्स्ट शेड्यूल, पहली अनुसूची। पहला अनुच्छेद तो केवल इतना ही बता के छोड़ देता है कि अपने जो भारतीय संघ है उसका नाम भारत है और इंडिया है, दो नाम है। लेकिन अब आपको ये देखना है कि भारत का क्षेत्रफल कितना है, उस भारत के अंदर कितने टोटल राज्य हैं, भारत को कितने राज्यों में बांटा हुआ है, राज्यों के क्षेत्रफल क्या है, उनके नाम क्या है, केंद्र शासित, तो वो सब उनका डिटेल्ड जो है ना, नाम वाइज इतना इतना क्षेत्रफल, ये कहीं तो लिखा हुआ होगा। ऐसे ही थोड़ी है, ऐसे ही चल रहा है। राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है, अगर आपसे कोई पूछे तो आप बताओगे सर ये, तो फिर वो पूछ लेगा आपको कैसे पता चला कि ये, तो आप कह दो हमने उस किताब में पढ़ा, तो उस किताब वाले ने भी तो कहीं पढ़ा होगा, वो कहेगा मैंने वहां पढ़ा। इसका अंतिम आधिकारिक स्रोत कौन है, संविधान। संविधान में ये सारा लिखा हुआ है कि किसका क्या क्षेत्रफल है, किसका क्या नाम है, सब संविधान में लिखा हुआ है। तो सबसे प्रामाणिक स्रोत क्या है जानकारी का, संविधान है। तो ये क्या कह रहा है कि अगर कोई ऐसी स्पेशल कंडीशन होगी, कोई ऐसी विशेष परिस्थिति आ गई राष्ट्रपति के सामने, और उसको पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची, पहली अनुसूची में तो मैंने आपको बता दिया कि राज्यों के नाम हैं, उनके क्षेत्रफल हैं, केंद्र शासित प्रदेशों के नाम हैं, क्षेत्रफल है, भारत का क्षेत्रफल है, यानी कि कुल मिला के भारत का और इनके राज्यों का, इनके क्षेत्रफल, इनके नाम वाम, ये सारी चीजें पहली में। चौथी में क्या है, चौथी अनुसूची ये कहती है कि राज्यों की राज्यसभा में सीटें कितनी कितनी होंगी, ये बताता है चौथी अनुसूची। यानी राज्यसभा में राज्यों के प्रतिनिधित्व के बारे में बात कौन करता है, फोर्थ शेड्यूल। फोर्थ शेड्यूल यानी कि चौथी अनुसूची। अब ये कह रहा है कि मान लो राष्ट्रपति जी के पास कोई ऐसी कंडीशन आ गई, कोई ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो गई कि राष्ट्रपति जी को पहली और चौथी अनुसूची में कोई संशोधन करना पड़ रहा है, तो तो ये क्या कह रहा है, तो ऐसे में ये जो 391 है ना, उसको शक्ति देता है ऐसे संशोधन करने की। ये ध्यान रखना है, अगर राष्ट्रपति जी को संशोधन करना पड़ रहा है तो ये उनको शक्ति देता है क्या करने की, उनमें फर्स्ट शेड्यूल और ये आपका शेड्यूल नंबर 4, इसको संशोधित करने की शक्ति कौन देता है, 391। तो ये आपको याद करना है। अब देखो 391 के बाद में आता है 392। और ये जो आपका 391 है ना, ये 391 भी अब हट गया है, ये ध्यान रखना।
ये 391 अब नहीं है। अब नहीं है कि राष्ट्रपति जब चाहे तब फर्स्ट शेड्यूल और चौथे शेड्यूल में, यानी पहली अनुसूची में और चौथी अनुसूची में जब चाहे अब राष्ट्रपति संशोधन कर दे विशेष परिस्थितियों में, ना, अब नहीं है। तो ध्यान रखना, 391 भी गया, ये भी गया। ये भी गया। ये भी किससे गया? ये भी आपके 1956 से गया। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब आगे बढ़ते हैं। तो देखो, 391 क्या कह रहा था कि ये सब कब की बातें हैं, ये पहले अंतरकालीन जब संसद हुआ करती थी तब की बातें हैं, कि 388 ने क्या कहा, आकस्मिक जो रिक्तियां हैं, उन आकस्मिक रिक्तियों को कैसे भरा जाएगा, 388। 379 मैंने कहा था वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। 379 को तो ये मान लो आप अलग से नोट कर लेना कि उसको तो बोलना ही नहीं है, अंतरकालीन संसद के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसको मैंने इंपॉर्टेंट बोला उसको तो बोलना नहीं है, गलती नहीं करनी है। फिर ये 391 ठीक है। अब ये जो 392 है ना, ये क्या कह रहा है, देखो, ये आपको याद करने हैं, ऐसे याद नहीं होते, फिर ये इसको कई बार रिवाइज करना पड़ेगा। 392, 392 ने राष्ट्रपति जी को क्या पावर दिया है, ये देखो। इसने कहा कि जब आप संविधान लागू करोगे ना, भाई, संविधान के लागू न होने संविधान के लागू होने से पहले तक, 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ पूर्णतः, पूर्ण। हालांकि 16 आर्टिकल पहले ही लागू हो गए, लेकिन पूरी तरह से कब लागू हो रहा है, 26 जनवरी 1950 को। तो 26 जनवरी 1950 को पूरी तरह से संविधान के लागू होने से पहले भारत में रूल हो रहा था 1935 के 1935 के एक्ट के हिसाब से। हालांकि ये पावर था कि संविधान सभा चाहे तो इस 1935 के एक्ट में अपने हिसाब से जरूरी बदलाव कर सकती है, क्योंकि अब देश स्वतंत्र है और इनको अगर जरूरी लगता है तो उसमें एक्ट में बदलाव कर सकती है। ये हमने पढ़ पढ़ के आए हैं, 1947 वगैरह के एक्ट सब हम पढ़ के आए हैं। अब ये क्या कह रहा है कि अब जैसे ही संविधान लागू हुआ, तो जब संविधान लागू करने जाओगे तो चीजों को, बहुत सारी चीजें चेंज होंगी। पहले 1935 के हिसाब से चल रही थी, अब भारत के संविधान के हिसाब से चीजें काम करेंगी। तो शुरुआत में कुछ कठिनाइयां तो आएंगी ना। जब आप कोई नया कानून लेके आते हो और नए कानून को आप इंप्लीमेंट करते हो, तब भी कितनी दिक्कतें आती। तो उस समय तो पूरा का पूरा देश का संविधान लागू कर रहे थे, कोई कानून तो, पूरा संविधान आप लागू कर रहे थे। तो बहुत सारी चीजें जब आप लागू करने जाते हो तब आपको रियल में पता चलता है, एक्चुअल में लोगों के बीच जब आप जाते हैं कानून को लागू करने, उन पर लागू करने के लिए, तब वहां से आपको परेशानियों का पता चलता है। तो जब लागू करने गए तो कठिनाइयां आई, दिक्कतें आई। तो ऐसे में उन दिक्कतों को हम ठीक कैसे करें? तो 392 ने कहा हमारे पास है, इसका इलाज है। तो 392 ने कहा कि अगर आप संविधान लागू करने जा रहे हो, संविधान प्रभावी करने जा रहे हो, तो दिक्कतें आएंगी। तो उन दिक्कतों को कैसे दूर किया जाएगा? तो उन्होंने कहा उन दिक्कतों को दूर करेंगे राष्ट्रपति जी। बस आपको इतना याद कर लेना कि संविधान को लागू करते वक्त आई हुई कठिनाइयों को दूर करने के लिए या उनके समाधान के लिए जो शक्तियां संविधान ने दी, वो किनको दी थी, राष्ट्रपति को। और ये अभी भी अपने संविधान में बना हुआ है। ये आपको याद करना है। 393 बड़ा छोटा सा है लेकिन बड़ा काम का है। 393 छोटा सा है लेकिन काम का है। ये भारतीय संविधान का नाम बताता है। अगर हम कहते हैं ना बार बार, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का संविधान, ये भारत के संविधान का नाम है, टाइटल है, शीर्षक है। तो ये कहाँ लिखा हुआ है भारत के? अपन ऐसे बोल देते हैं भारत का संविधान, भारत का संविधान, ये हम क्यों बोलते हैं? भाई, हर एक किताब, कोई भी किताब होती है, उस किताब के ऊपर नाम तो लिखा हुआ होता है ना, चाहे 11वीं की हो, 12वीं की हो, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, फाइन। हर किताब के ऊपर नाम होता है कि ये किताब राजनीतिक विज्ञान की है, ये पश्चिमी राजनीतिक चिंतकों की है, भारतीय चिंतकों की, कुछ तो उसके ऊपर नाम होता है। उस नाम से ही तो वो किताब की पहचान होती है। ऐसे ही भारतीय संविधान का नाम क्या है? भारत का संविधान।
तो 393 बताता है कि भारतीय संविधान का नाम क्या है। तो इसने 393 ने संक्षेप में इसका नाम बताया हुआ है। तो अब आगे से याद रहेगा कि हम जो बार बार बोलते हैं भारत का संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये नाम कहाँ लिखा हुआ है? ये खुद संविधान के अंदर 393 में लिखा हुआ है कि भारत का संक्षिप्त जो नेम होगा, जो छोटा जो नाम होगा, वो क्या होगा? भारत का संविधान, इंग्लिश में होगा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो ये है भारत का नाम। तो अब आप समझ गए होंगे, आप ऐसे ही नहीं बोलते हैं, इसके पीछे 393 काम करता है। आप जब भी ये नाम बोलते हैं तो याद कर लेना, आपको ये नाम 393 बुलवा रहा है। 394 पर आते हैं, देखो ये क्या बता रहा है। ये बताता है कौन से अनुच्छेद, अब देखो हमने क्या कहा कि 16 अनुच्छेद थे जो 26 नवंबर 1949 को लागू हो गए। तो ये कहाँ लिखा हुआ है कि ये फलाने 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 अनुच्छेद, यानी कि ये जो 16 अनुच्छेद हैं, ये आज तारीख से ही लागू कर दो, और बाकी के अनुच्छेद 26 जनवरी 1950 से लागू कर देना। ये कहाँ लिखा हुआ है ऐसा? क्योंकि अपन तो बिना लिखे थोड़ी मानेंगे। कहाँ लिखा हुआ है? तो ये कह रहा है मान्यवर, लिखा हुआ है। कहाँ? 394 में। यानी 394 में ये बात लिखी हुई है कि 16 अनुच्छेद 26 नवंबर 1949 को ही लागू हो गए, और उसके बाद और बाकी के जो अनुच्छेद थे वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुए। ये कहाँ लिखा हुआ है? ये इसमें लिखा हुआ है। तो अब आपके ध्यान आ गया होगा कि हम बार बार कह रहे हैं कि 16 अनुच्छेद लागू हो गए, 16 लागू हो गए, 16 लागू हो गए। तो ये लागू होंगे, ये बात कहाँ लिखी हुई है? 394 में। तो इसी 394 की बदौलत 16 अनुच्छेदों को उसी तारीख से जारी करना पड़ा, प्रभावी बनाना पड़ा, जिस दिन संविधान बन के तैयार हुआ था। और जो शेष प्रावधान थे वो अस्तित्व में आए 26 जनवरी 1950 को। ये कब आए? 26 जनवरी 1950 को। अब देखो ये 394 ए। अब ये 394 में भी संशोधन हुआ। आपका जो 394 आर्टिकल था, इसमें संशोधन किया गया, और 394 आर्टिकल में संशोधन करके एक नया अनुच्छेद जोड़ा गया, 394 ए। इसमें कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया? 394 ए। अब ये 394 ए क्या कह रहा है, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। ये जो आज आप भारत सरकार की जब साइट पर जाते हैं, तो आपको भारत सरकार की साइट पर भारतीय संविधान के कई भाषाओं में अनुवाद अनुवाद मिल जाते हैं। उर्दू में, तमिल में, कईयों में मिलेंगे, हिंदी में, इंग्लिश में तो है ही। तो ये जो आपको कई भाषाओं में जो अनुवाद मिलते हैं, और अपना फोकस तो खास तौर पर इंग्लिश और हिंदी, इंग्लिश में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, हिंदी की बात है, हिंदी में नहीं मिलता। तो ये 1987 की बात है। कब की बात है? 1987। 1987 में 58वीं बार संविधान में संशोधन किया गया, बदलाव किया गया, और ये बदलाव करके 394 के ही बगल में 394 ए एक नया अनुच्छेद जोड़ दिया गया। अब देखो ये वही आ गया, है तो 394 का ही हिस्सा, लेकिन ये कितने गिनने में आ जाएंगे? दो। 394, 394 ए, लेकिन गिन नंबरिंग के हिसाब से एक ही, 394। तो 394 में संशोधन हुआ, 394 ए जोड़ा गया। जैसे अनुच्छेद नंबर 2 में संशोधन हुआ, 2 ए जोड़ा गया। किसके लिए जोड़ा गया? कोई मुझे बताएगा? 2 ए, 2 ए में ऐसा क्या खास था? कोई भी, एनीवन? मैं मेरे अब ध्यान में आया कि 2 ए, तो 2 ए कोई बताना चाहेगा? मैंने वीडियो में डाला हुआ है। 2 ए किससे संबंधित था? 2 ए, 2 ए किससे संबंधित था भारतीय संविधान का? अगर किसी ने वीडियो को, जो छोटे वाले वीडियो हैं उनको ध्यान से सुना है, तो उनको बताया हुआ 2 ए किससे संबंधित था। जैसे 394 ए है ना, वैसे ही एक 2 ए भी आया था। इसका मतलब थोड़े से कम सीरियस हो गए हो पढ़ाई के प्रति। मैंने बताया था कि 2 ए बनाया गया था, एक नया आर्टिकल जोड़ा गया था, और ये आर्टिकल जोड़ा गया था सिक्किम को भारत में शामिल करने के लिए।
वो शॉर्ट्स वीडियो मैंने 2A का बनाया हुआ है, लेकिन आप लोगों ने उसको सीरियसली लिया नहीं है, इसका मतलब। तो जैसे 2A जोड़ा गया और फिर 2A खत्म भी कर दिया गया था आपके 36वें संविधान संशोधन से। तो 2A फिलहाल नहीं है, लेकिन 394A है। 394A है। आया किससे? 58वें संविधान संशोधन से आया था, 1987 में ये जोड़ा गया था। और ये 394 क्या बता रहा है? ये कह रहा है कि राष्ट्रपति जी का कोई एक ये ड्यूटी दे रहा है, राष्ट्रपति जी को एक काम सौंप रहा है। क्या काम सौंप रहा है भाई? ये अथॉरिटी दे रहा है, सत्ता दे रहा है राष्ट्रपति जी को कि आपका काम है संविधान और इसके जो भी इसमें संशोधन समय समय पर होते रहते हैं, उनका हिंदी अनुवाद कराना। यानी कि उसको हिंदी में बदलवाना और फिर बदलवा करके उसको छपवाना, प्रकाशित कराना, ताकि लोग इसको हिंदी में पढ़ पाए। ये एक जिम्मेदारी राष्ट्रपति को कौन, ये इंपॉर्टेंट है। 394 इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपके ऐसे सीधा आ गया कि राष्ट्रपति को यह दायित्व कौन सा अनुच्छेद सौंपता है कि संविधान का हिंदी में अनुवाद कराना होगा और उसे प्रकाशित भी कराना होगा, यानी छपाना भी होगा। यह दायित्व राष्ट्रपति जी को कौन सा आर्टिकल देता है? तो आपके आ जाए 394, 394A B C ऐसे देते तो मतलब खा गए, वहां तो घूम गया दिमाग। तो ध्यान रखना है, राष्ट्रपति को यह जिम्मेदारी 394A देता है कि आपको संविधान का हिंदी में अनुवाद कराना है और आपको इसको अनुवाद करा के छपाना भी है। और ये जो जिम्मेदारी राष्ट्रपति को मूल संविधान में नहीं थी, ये ये जिम्मेदारी राष्ट्रपति जी को मिली 1987 में 58वें संविधान संशोधन द्वारा। ये जिम्मेदारी कब दी गई? 58वें संविधान संशोधन द्वारा दी गई थी, 1987 में। तो ध्यान रखना है, 1987 58वां संविधान संशोधन, और इस संविधान संशोधन से आया नया आर्टिकल 394A। तो 394A 58वां संविधान संशोधन 1987, जिम्मेदारी आई हिंदी में अनुवाद और प्रकाशन। किसका? संविधान का और संविधान संशोधन का। अब चलो और इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। अब ये आपके आर्टिकल तो एक बार हो गए मोटे मोटे, ये सबसे हार्ड आर्टिकल है, क्योंकि ये आर्टिकल कभी सुनते ही नहीं। 74 75 छिहत्तर 77 78 ये सारे हम सुनेंगे, इनकी बातें भी। इन आर्टिकल्स की बात नहीं होती, और आजकल इन आर्टिकल में प्रश्न पूछ लेते हैं। ये नॉर्मली कोई पढ़ाएगा भी नहीं, कोई कोई नहीं पढ़ाता, ध्यान ही नहीं देते। सीधी सी बात है। लेकिन आपको मिस नहीं करना है, गड़बड़ मत कर देना भाई। अब देखो, फिर आ गया फैक्ट संविधान सभा की जो पहली बैठक। अब मुझे कोई इतना तो आपसे मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूं कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, ये कौन बताएगा? संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई, ये तो बता ही सकते हो, इतना भी क्या है। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? ये तो अभी तो कल परसों ही तो पढ़ा है। 9 दिसंबर 9 दिसंबर कब? 1947? 1946। 1946। कोई बताएगा इस पहली बैठक में जो अस्थायी अध्यक्ष कौन चुने गए थे? सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा को पहली बैठक में अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। और स्थायी अध्यक्ष कौन सी बैठक में चुना गया था? स्थायी अध्यक्ष तीसरी बैठक में। तीसरी में कि आगे? तीसरी बैठक का मतलब कौन सी डेट? डेट अगर आपसे डेट पूछ ले। 11 11 दिसंबर। अच्छा, और बना बना कौन था स्थायी अध्यक्ष? किसको इलेक्ट किया गया था? राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ऐसे याद करते रहो। अब देखो, अब जब पहली बैठक आई तो आपको ना तो यही होता है याद करने का, वरना ये संविधान में है ना बड़ी दिक, जैसे ही अब यहाँ पहली बैठक आई तो आपको तुरंत रिकॉल कर लेना है। अच्छा, पहली बैठक को हुई 9 दिसंबर को। पहली बैठक में अस्थायी अध्यक्ष किसको चुना गया? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। अब अपने इस पर आ जाएंगे। दो दो फैक्ट थे वो याद कर ली, अब आते हैं पहली बैठक में टोटल लोग कितने आए थे? 207। कितने जने उपस्थित थे? 207, ये ध्यान रखना। पहली बैठक में 207 लोग उपस्थित हुए थे, ठीक है।
संविधान सभा में टोटल 15 महिलाएं थी। मैंने आगे नोट्स में उन महिलाओं के नाम भी दे दिए हैं। कितनी महिलाएं थी संविधान सभा में? 15। 15 में से 6 पहली बैठक में नहीं आई थी, 9 ही आई थी। तो ध्यान रखना, टोटल 15 महिलाएं थी संविधान सभा में कुल मिलाकर के। उस 15 में से 9 जो महिला सदस्य थी वो पहली बैठक में उपस्थित हुई थी। यानी उन 207 में 9 महिलाएं भी थी। तो 207 में अगर 2 महिलाएं थी तो 198 पुरुष सदस्य थे। 198 कितने हो गए? पुरुष सदस्य। कैसे भी घुमाए फिराए आपको तो एग्जैक्ट क्लियर कर लो कि 207 पहली सभा में टोटल लोग आए थे, 207 में से 9 महिलाएं आई थी, तो शेष कौन आ गए? पुरुष आ गए। संविधान सभा की पहली बैठक, फिर से आ गया पहली बैठक। अब देखो पहली बैठक में क्या करा, सर्वाधिक सदस्य कहां से आए थे? यानी पहली बैठक में सबसे ज्यादा भाग लेने वाले सदस्य कौन से प्रांत से थे? मद्रास प्रांत। कौन से थे? मद्रास। ये आपको, अब आपको वो फैक्ट याद कर लेने कि चलो बताओ संयुक्त प्रांत से कितने थे, मद्रास से कितने थे, बिहार से कितने थे, वो आपको याद रखना है। तो पहली जो बैठक थी, उस पहली बैठक में सबसे ज्यादा किस प्रांत से लोग उपस्थित हुए थे? तो सबसे ज्यादा लोग उपस्थित हुए थे मद्रास प्रांत से। जबकि सबसे ज्यादा प्रतिनिधि कौन से प्रांत को आवंटित हुए थे? संयुक्त प्रांत को। यानी किसके हिस्से में सबसे ज्यादा थे, ये अपन पढ़ गए हैं पीछे। सबसे ज्यादा प्रतिनिधित्व किसका था? संयुक्त प्रांत का था। और जबकि सबसे ज्यादा लोग, पहली बैठक में सबसे ज्यादा लोग कौन से प्रांत के आए थे? मद्रास प्रांत के। तो आपको ये ध्यान रखना है। अब देखो ये ट्रिपल स्टार है तो इसका मतलब कुछ ज्यादा ही काम का है। 395, 395 आर्टिकल साहब क्या कह रहा है? सबसे आखिरी, संविधान लागू होते ही भारत सरकार जो एक्ट था 1935, ठीक है, और एक था भारत स्वतंत्रता एक्ट 1947, को निरस्त किया गया, रिपील किया गया। अब ये रिपील शब्द क्यों दिया है? वहां वो आपके कुछ भी शब्द दे सकता है, वहां कोई भी शब्द दे सकता है, हिंदी में कोई भी विलोपित पता नहीं क्या क्या दे सकता है। आप तो ये पक्का मान लो, रिपील वर्ड दिख जाए ना तो आपको ये कर देना है 395। या रिपील की जगह वो और कुछ दे दे तो आपको भटकना नहीं है, आप देख लेना। अच्छा, कि जब संविधान लागू हुआ तो उस संविधान के लागू होते ही जो 1935 का एक्ट और जो 1947 वाला एक्ट था उसको निरस्त किया गया, उसको रिपील किया गया, उसको रिपील किया गया, निरस्त, खत्म किया गया उसको। अब से भारत में सर्वोच्च कानून कौन होगा भाई? जब ये 1935 के एक्ट को रिपील कर दिया गया, निरस्त कर दिया गया, खत्म कर दिया गया, और 1947 के एक्ट को भी अब निरस्त कर दिया गया। क्यों कर दिया गया? क्योंकि अब तो संविधान लागू हो गया है। अब हमारे देश में हमारा अपना संविधान काम करेगा, हम दूसरों के बनाए हुए कानून से थोड़ी चलेंगे। तो अब देश में सर्वोच्च कानून किसका है? कौन है सर्वोच्च? संविधान। तो अब से भारत में सर्वोच्च कौन है? संविधान। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब ये वाली जो लाइन है, ये आपको इसके जस्ट बाद की जो क्लास है उसमें आपको समझाएंगे।